So we're just going live in a couple of seconds. Okay, I think, yeah, we are live. So let's get started. So good evening, everyone. Namaste. आज हम स्ट्रेस और किडनी डिजीज का क्या लिंकेज है उस पर बात करने वाले हैं. क्विक इंट्रोडक्शन. पेशेंट्स एंगेज एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले 5 साल से क्रॉनिक या असंक्रामक बीमारियों पर जानकारी देता आया है, खासकर मरीज और उनके घर वालों को मद्देनजर रखते हुए. हम लोगों के निजी अनुभव को महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि जब आप अपने रोग के बारे में पूरी तरह से जानकार होंगे तो आप अपनी सेहत का पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे और सही फैसले ले सकेंगे. पिछले 3-4 महीनों में कोविड जब से शुरू हुआ है, हमने कई सारे इस श्रृंखला में वेबिनार्स किए हैं जिसमें हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं. और आजकल जो जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते या डॉक्टरों से उनका संपर्क कम है, तो इस जरिए हम डॉक्टर्स से मिलवाने की कोशिश करते हैं. और आज का जो टॉपिक है वो और खास करके किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के साथ हमने ये श्रृंखला की है. तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस और किडनी डिजीज को देखता है. कोविड के टाइम पे लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया है, मानसिक तनाव बढ़ गए हैं, लोग परेशान रहते हैं, एंजाइटी होती है. तो इसका क्या असर पड़ता है आपके किडनी पर और आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए. आज के हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर R.K. साहू, जो डीएम नेफ्रोलॉजी हैं और रायपुर में सुयाश हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट कुछ गाइडेंस, ये आपका पर्सनल कंसल्टेशंस को रिप्लेस नहीं करता है. आपको बेसिक जानकारी मिलेगी, बट आपको स्पेसिफिक इश्यूज आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए. ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए, आजकल सारे हॉस्पिटल्स वो सुविधा देते हैं आपको. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और अगर आप जूम पे हैं तो आप अपना क्वेश्चन Q&A में डाल सकते हैं. अगर आप फेसबुक पर हैं, देख रहे हैं, तो लाइव फीड पर अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस डाल दीजिए. और जैसे मैंने कहा कि हम पेशेंट्स या उनके घर वालों के को मद्देनजर रखते हुए अपना कंटेंट बनाते हैं, तो इसलिए अगर आपको अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करनी है या आपके कोई सवाल हैं तो आप editor@patientsengage.com पे लिख दीजिए. और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते रहिए. हमारा वेबसाइट है www.patientsengage.com और फेसबुक पे तो आप जानते ही हैं, ट्विटर पे भी हम हैं, और ये जो वीडियोस होते हैं वो यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए. तो मैं अभी ये शेयर खत्म कर रही हूँ एंड लेट अस स्टार्ट. हम डॉक्टर से पूछते हैं. डॉक्टर, आजकल वैसे भी मतलब स्ट्रेस और किडनी डिजीज का है लिंकेज, बट आजकल खासकर ये बढ़ रहा है. तो आप पहले थोड़ा बता दीजिए लोगों को विस्तार में कि स्ट्रेस के कारण किडनी डिजीज पेशेंट्स का क्या असर पड़ता है, और फिर हम सवाल जवाब करेंगे. थैंक यू मैम. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर R.K. साहू, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, सुयस हॉस्पिटल रायपुर से. आज हम एक ऐसी चीज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो हम उस चीज़ से अछूते नहीं हैं. रोज़ कुछ ना कुछ या हमेशा लंबे टाइम के लिए हमें स्ट्रेस का सामना हमेशा करना पड़ता है. तो क्या कभी आपने सोचा है इस स्ट्रेस की वजह से किडनी में कोई डिसीज़ हो सकता है या किडनी फेल हो सकता है? तो आज हम उस बारे में विस्तृत में तो डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं. अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक पार्ट है जिसे हम भाग नहीं सकते, उसे हमें सामना करना ही पड़ता है. अगर स्ट्रेस की हम बात करें तो हमें 3 तरह की स्ट्रेस हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म,
जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें मिलती है, चाहे वो हम जब रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता हो, हम ऑफिस में रहते हैं तो बॉस से कुछ रूड बिहेवियर हो जाए, या अपनी फैमिली में ऐसा मेरे मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव से कुछ रूड बिहेवियर या हमें बात हो जाए जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। इसी तरह एक क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कि क्रोनिक डिसेबिलिटी में जैसे किडनी का प्रॉब्लम या किसी ऐसे कंडीशन जिसमें हमारे हाथ पैर डिसेबिलिटीज हो जाते हैं, या ऐसा कोई भी क्रोनिक हेल्थ इशू लाइक पैरालिसिस, जिसकी वजह से हमें लंबे टाइम तक हमारे शरीर में या हमारे मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रोनिक स्ट्रेस होता है। तीसरा, ऐसा स्ट्रेस जो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के बाद हो, जैसे कि किसी करीबी का डेथ हो जाना या शादी के बाद डिवोर्स हो जाना, ये सारी ऐसी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से एक्यूटली हमारे पास एक ऐसे इवेंट्स होने के बाद ऐसा स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो अभी हमने देखा ये इन 3 तरह के स्ट्रेस जो हम कभी ना कभी इसका सामना करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से क्या ये हमारे लाइफ में या हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन करते हैं या उसके वजह से इफेक्ट होता है, हम ये डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ बीमारियों का जो है रिस्क हो जाता है। सबसे पहले, कभी भी जब स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हम कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर स्ट्रेस रहे तो ये अल्टीमेटली हाइपरटेंशन का एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसी तरह इस स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशंस हो जाता है, और जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क फैक्टर भी है। तीसरा, जब भी हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर पे लंबे समय से स्ट्रेस में होने की वजह से हमारे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हमें खाने पीने की जो शैली है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हम लोग कई बार जंक फूड्स ज़्यादा लेने लगते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कंजम्पशन होने लगता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होने की वजह से ओबिसिटीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में किडनी की जो डिसीज़ हैं वो उसकी जो संख्या है वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका जो मुख्य कारण है, जो किडनी डिसीज़ के जो मुख्य कारण है, खासतौर पे जो सीकेडी है उसका जो मुख्य कारण है, उसके 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। तो ये तीनों ही कारण जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेस की एक रिस्क फैक्टर है ये तीनों चीज़ों के लिए। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है इनडायरेक्टली हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कई बार हमारे ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिसे हमें लगता है कि वो कुछ और वजह से है, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से है। तो स्ट्रेस की जो सिम्पटम्स होते हैं, जो इनडायरेक्टली किसी और वजह से हमें स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से कुछ और सिम्पटम्स आते हैं। तो जो स्ट्रेस के जो सिम्पटम्स हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रेस की वजह से हमें इमोशनली क्या सिम्पटम्स आते हैं, फिजिकली सिम्पटम्स आते हैं, और मेंटली सिम्पटम्स आ सकते हैं। इमोशनली सिम्पटम्स जैसे कि हमें जो हमारा मूड है वो लो रहे, लो मूड, या फिर हम इरिटेबल रहें या डिप्रेस हो, तो इस तरह से स्ट्रेस का इमोशनल सिम्पटम्स हो सकता है। अगर कोई फिजिकल सिम्टम जो स्ट्रेस की वजह से हो, जैसे कि हेडेक होना, नींद कम आना, पेट में या फिर हमारे बॉडी में कहीं भी दर्द होना, इस तरह का भी सिम्टम्स हमें स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। हम खासतौर पे अक्सर सुनते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, जो कि एक कॉमन एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम मेंटली सिम्टम्स देखें स्ट्रेस का, तो है नेगेटिव थॉट्स। हमारे कंटिन्यूअस स्ट्रेस होने की वजह से, जो क्रोनिक स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव थॉट्स आता रहता है, और उसका एक साइकिल या एक चेन बोला जा सके कि एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी नेगेटिव थॉट्स, इस तरह से नेगेटिव थॉट्स की चेन एक श्रृंखला बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उस स्ट्रेस या फिर उस नेगेटिव थॉट्स के कब्जे में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह स्ट्रेस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने अभी देखा अभी तक किस तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, उनके क्या सिम्टम हो सकते हैं, और उसका हमारे किडनी में कैसे इफेक्ट होता है। सिमिलरली हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो किडनी के मरीज हैं या फिर ऐसा कोई भी क्रोनिक हेल्थ इशू, उन्हें स्ट्रेस का सामना तब से स्टार्ट हो जाता है जब उनका पहली बार डायग्नोसिस होता है।
जब उनका पहली बार डायग्नोसिस होता है, उसके बाद उनके लाइफ, मतलब बेसिकली अगर किडनी की डिसीज है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है, और उसका जो स्ट्रेस होता है वो बहुत हाई लेवल होता है। जब हमें ये पता चलता है कि हमें किडनी डिसीज है, तो सबसे पहले हम डिनायल फेज में रहते हैं। डिनायल फेज में मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें ये डिसीज हो सकता है। अब कुछ समय तक हम इस डिनायल फेज की वजह से या तो हम कई डॉक्टर से मिलते हैं या हम ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। तो यह भी एक स्ट्रेस का ही एक रूप है कि जिसमें हम डिनायल फेज में रहते हैं और बहुत दिनों तक, कई बार हम उस ट्रीटमेंट से या अपने बीमारी को जांच करने के लिए जो डायग्नोसिस की जरूरत होती है उससे भागते रहते हैं, और अल्टीमेटली हमारे ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। और कई बार जब हम डायग्नोसिस भी बन जाता है और ट्रीटमेंट भी होता रहता है, तो भी हम किसी ना किसी तरह स्ट्रेस के झेलते रहते हैं। तो हमारे लाइफ में इस स्ट्रेस की वजह से या ये हमारे ये जो क्रोनिक डिसीज है इसकी वजह से जो नेगेटिव थिंकिंग आता है, वो हमारे लाइफ के जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसके ऊपर होने लगे, और उसकी वजह से हमारे बिहेवियरल और बाकी सारे चीज़ों में जो इफेक्ट दिखने लगे, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखने लगते हैं। तो लाइफ में हमारे जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जो क्रोनिक किडनी डिसीज या किसी भी क्रोनिक हेल्थ इशू को, उसे और ट्रीटमेंट को बैलेंस करके चलना ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ तरीके या कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे हम जनरल, केवल किडनी डिसीज के लिए नहीं, हम किसी भी कंडीशन जिसमें हम स्ट्रेस में हैं उससे थोड़ा सा बच सकें या उससे उबर सकें। इसके लिए मैंने कुछ आपको टिप्स देने के लिए सोचा है। सबसे पहले है जो कि सबसे आसान तरीका है कि आप जब भी आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो या किसी भी ऐसा कंडीशन जिससे आप परेशान हैं, उसके लिए कुछ मैंने अभी जो बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नींद। अच्छी नींद जो है आपके बेसिकली मूड बूस्टर की तरह काम करता है। जिस प्रकार हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए बेसिकली हम जब शोरूम में भेजते हैं, उसी तरह एक अच्छी नींद हमारे बॉडी के रिपेयर या सर्विसिंग की तरह काम करता है और अगले दिन के लिए हमें तैयार करता है। तो हमें रोज 7 से 8 घंटे का नींद जरूर लेना चाहिए। इसकी वजह से केवल स्ट्रेस ही कम नहीं होता, हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है दवाइयों की, वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो डाइट हम जानते हैं, जो हेल्दी डाइट है, वो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं, हम स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल कंजप्शन होने लगता है और जंक फूड लेने लगते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये तीनों चीज़ें ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी को न्योता देता है, और इसकी वजह से किडनी या कोई भी डिसीज़ अगर है तो उसका प्रोग्रेशन में, या फिर नहीं है तो उसके होने में चांस बढ़ जाते हैं। तो आप अपना हेल्दी डाइट ज़रूर मेंटेन करें। इसके अलावा ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें आप स्ट्रेसफुल, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया है, या फिर ऐसा घर में ऐसा कुछ माहौल हो गया जिससे आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उससे अवॉइड करने का। वहाँ से कुछ देर के लिए आप अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो बाहर चले जाइए, कुछ देर वॉक कीजिए, कुछ गाने सुनिए और फिर वापस आइए। कोशिश कीजिए स्ट्रेसफुल जो भी सिचुएशन रहे उससे अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अपने हॉबीज़ को भरपूर टाइम दीजिए। अगर आप किडनी की डिसीज़ हैं या किसी भी क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि आपके दिमाग में हमेशा उस बीमारी से रिलेटेड दिमाग में बात चलती रहती हैं। आप एक फ़ियर ऑफ डेथ होता है, ख़ासतौर पे किडनी पेशेंट्स को जो डायलिसिस पे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग घर कर गई होती हैं। लेकिन जब आप अपनी हॉबीज़ को आप टाइम देते हैं, जब आप अपने हॉबीज़ के साथ अपने टाइम बिताते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, या फिर आप कुछ लिखना पसंद करते हैं तो वो करते हैं, तो उस समय आप केवल अपने हॉबीज़ के बारे में सोचते हैं। कभी आप अपने जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसके बारे में नहीं सोचते। तो एक आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें अगर आप टाइम देते हैं तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस से निकलने में निजात मिले। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन मेथड जैसे योगा है, मेडिटेशन है, अच्छे सॉन्ग सुनना है, या जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर करें। और हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। हो सकता है आप जब आप डायलिसिस कराने जाते हों, या फिर आप किसी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लिया है आपने,
ये सारी समय में हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें इवेंट्स हो जाएं जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स आएँ, लेकिन आप पूरा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। कारण ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप अपने जो भी रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, उससे डिस्कस करें कि मुझे मुझे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इसलिए क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसा ना हो सके तो सारे जो नेगेटिव कोई भी जो भी थॉट्स हैं या भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसे आप अपने डायरी में लिखें और ये भी लिखें कि उसका पॉसिबल क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? और अगर हो सके तो उसे करें। इसके अलावा मैं आप एक सबसे जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं या सीकेडी वाले पेशेंट, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अनएम्प्लॉयमेंट। कारण ये है कि अगर वो डायलिसिस के लिए जब जाते हैं, तो उनका मैक्सिमम टाइम हफ्ते में 3 बार वो डायलिसिस या अस्पताल के चक्कर में उनका टाइम लॉस हो जाता है और इस कंडीशन में उनकी जो जॉब है वो लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से इकोनॉमिकल इशू होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें या तो ऐसा जॉब मतलब ऐसा जॉब में चेंज कर लेना चाहिए जिसमें आप टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जिसमें आप अपने समय के अनुसार काम कर सकें या वर्क फ्रॉम होम कर सकें, या फिर आप अपने डायलिसिस का जो टाइमिंग है वो चेंज कर सकते हैं। आजकल बहुत शहरों में ऐसा व्यवस्था हो गया है कि आप नाइट डायलिसिस या होम डायलिसिस की सुविधा ले सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप डायलिसिस जो है रात के समय लें और दिन का समय आपके लिए पूरा खाली रहेगा। आप अपना जो भी आपका जॉब है या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें आप टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्ट्रेस आने का हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपका कोई एम या गोल पूरा नहीं हो पाता, तो आप अपनी एम या गोल जो है बनाइए और उसको स्मार्ट मेथड से पूरा कीजिए। स्मार्ट मेथड मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड ट्रेसेबल। अगर आप इस तरह से छोटे गोल्स बनाएंगे और अगर वो पूरे होंगे तो आपको स्ट्रेस उसे पूरा करने की जो खुशी होगी उससे आपके स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं Shall we start with some questions? हाँ, क्योंकि कई सारे questions आ रहे हैं डॉक्टर, so let me तो एक तो सवाल आपने जो पूछा उसी पे कनेक्टेड है। मैं पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद मेरा वर्क में प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उससे क्या मेरे किडनी पर असर होगा? नहीं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं, आपको बस अपने रूटीन सेट करना है। रूटीन सेट का मतलब आप अपने काम का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स रखिए। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना ट्रीटमेंट भूल के या फिर अपना अपॉइंटमेंट भूल के आप काम करें। आप काम जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रीटमेंट और जो आपका रूटीन है उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आप काम ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ओके। मैं एक सीकेडी पेशेंट हूँ। क्या ज्यादा सोचने से स्ट्रेस बढ़ता है और फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है क्या? हाँ, मैंने अभी जैसे बताया कि स्ट्रेस की वजह से हमें हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जो एक चेन बेसिकली उस बन जाता है और हम कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं और अल्टीमेटली में नींद आता नहीं है। तो इस चैन को तोड़ना ज़रूरी है। कारण ये है कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सारी चीज़ें होने लगेंगी और आपका जो किडनी का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ता रहेगा डेफ़िनेटली। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि हम उसे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सेकेंड जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बांटते हैं। पहले हम इनको बेसिकली नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हम प्लान करते हैं। अगर उससे काम हो जाए और उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम उससे ही कर लेते हैं। लेकिन कई पेशेंट जनरली हमें दोनों ही मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। केवल किडनी की जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेस को हटा नहीं रहे हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक दोनों चीज़ कवर करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आया है कि मैं अपने डॉक्टर्स को दिल्ली में नहीं मिल पा रहा हूँ। कैन वी कंसल्ट यू? मैं रायपुर से हूँ। हाँ, ओके, फाइन। आप सुयस हॉस्पिटल आ सकते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा में है, तो हाँ मिल सकते हैं। ओके। अच्छा, आई एम अ किडनी पोस्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। मैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहा हूँ। इससे क्या स्ट्रेस और स्लीपलेसनेस बढ़ता है? नहीं, इम्यूनोसप्रेसेंट एज सच के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है।
स्लीपीनेस मतलब मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा जरा. So I'm a kidney post-transplant recipient. I'm taking immunosuppressive medicine. Does it cause stress and sleeplessness? नो मैम, ऐसा ऐसा सच कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. Hmm. उनका ऐसे स्पेसिफिक कौन से इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है वो अगर वो बता पाएँ तो मैं और ज़्यादा स्पेसिफिकली बता पाऊँगा. बट एज़ Okay. सच बहुत Generally ज़्यादा नहीं है. नहीं, नहीं. No, no symptom. मे बी अदर कॉज़. Okay. क्या स्ट्रेस से किडनी फेलियर हो सकता है? क्योंकि मेरा किडनी फेलियर 2012 में हुआ था. मैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करती थी. नो जंक फूड, पानी पीती थी, रेगुलर प्राणायाम, एक्सरसाइज. पर मैं जब सोचती हूँ कि क्यों हुआ तो लगता है कि शायद स्ट्रेस से हुआ. पर क्योंकि मैं हमेशा टेंस रहती थी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में. मैम जैसे मैंने बोला है कि स्ट्रेस का इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है. अगर उनको स्ट्रेस की वजह से एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट हो सकते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी. अदरवाइज डायरेक्ट किडनी फेलियर पॉसिबल नहीं है सिर्फ स्ट्रेस से. कुछ साइमल्टेनियसली अदर फैक्टर्स होना ज़रूरी है. और मतलब जिस प्रकार इनका जिस एज में वो था, जो किडनी फेलियर था उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है आईजी नेफ्रोपैथी होता है. उसमें सबसे जो वो होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है उनको जब किडनी 90% खराब हो जाता है तभी पता चलता है. तब तक वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. तो हम्म. हमारे पास जो भी यंग पेशेंट आते हैं खासतौर पे 20 to 30 के बीच में, उसमें सबसे जो कारण मोस्ट कॉमन कॉज हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन वो नहीं मिलता हमें. तो हम्म. हम बहुत सारे पेशेंट्स को बायोप्सी तो नहीं कर पाते, लेकिन जिस पेशेंट को जिनका अर्ली डिसीज होता है उनमें बायोप्सी हमने किया. उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज हमें आईजी नेफ्रोपैथी मिला है. तो आई डोंट थिंक कि उन्हें जो किडनी का प्रॉब्लम हुआ है वो स्ट्रेस की वजह से है. मे बी प्रेसिपिटेटिंग कॉज, बट उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो कि बोला इन्होंने ऐसा नहीं था. तो आई डोंट थिंक कि इनको स्ट्रेस की वजह से है. ओके. किडनी और शुगर का मरीज हूँ. मुझे अक्सर रात में पेट में दर्द और गैस बनती रहती है. क्या करूँ? रात में अगर गैस बनता है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो मेडिसिन मिल रही हैं, जैसे शुगर की मेडिसिन, तो उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं मेटफॉर्मिन खासतौर पे, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं. तो शायद वो अगर बदलने की ज़रूरत हो सके तो आप जो कंसल्ट जिस डॉक्टर से कर रहे हैं आप उनसे इस बार डिस्कस कर लीजिए. इसके अलावा किडनी की भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे हम सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा तकलीफ हो सकता है. तो उन्हें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ड्रग में चेंजेस करने के बाद इन सब प्रॉब्लम से तुरंत निजात मिल सकता है. ओके. मेरा किडनी फंक्शन 12% है. मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए? अभी जो आपकी किडनी जो है स्टेज 5 सीकेडी में स्टेज में आ चुका है. इस समय अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप डायलिसिस के लिए जो तैयारियां हैं जैसे एवी फिस्टुला बनाना है वो आपको कर लेना चाहिए. और साथ ही आपकी जो बाकी ट्रीटमेंट्स जो चल रहे हैं जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज जो भी चल रहे हैं ट्रीटमेंट उसको आपको प्रॉपर लेना चाहिए. I think we've lost the doctor for just a second. Hopefully he'll be back. If in the meantime people have any questions, please आप Q&A में लिख लीजिए. Yeah, we seem to have lost him. I think he'll come back. I don't have a poll, but if you can just send in your feedback in the Q&A.
हेलो मैम। या आप आ गए वापस? ओके, हाँ हाँ। थैंक्स। ओके, थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वाज, स्ट्रेस में जब सिर दर्द होता है, हो तो कैसे राहत पाएं? स्ट्रेस के लिए उसमें मैंने अभी कुछ चीज़ें बताए थे कि स्ट्रेस के समय जब आपको हो तो भरपूर नींद लें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जैसे करें, अपना डाइट मैनेज करें। और तब भी तब भी अगर आपको हेडेक बना रहता है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन और अदर कॉज भी रूल आउट करना जरूरी है, खासतौर पे हाइपरटेंशन। तो आई थिंक एक बार ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर आपको हेडेक बना रहता है तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिल लें। और आई थिंक कई बार स्ट्रेस डिहाइड्रेशन से भी हो जाता है, तो आई थिंक राइट। लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड एज यू सेड, हाइपरटेंशन भी होता है। एक क्वेश्चन है, एंड आई डोंट नो इफ यू हैव द आंसर फॉर दिस। इज अ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड गवर्नमेंट जॉब हैविंग इफ दे हैव अ नॉर्मल रिपोर्ट? मैम, अगर देखा जाए तो जो किडनी ट्रांसप्लांट जो पेशेंट होते हैं वो डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में तो आते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से देखा जाए तो किडनी फेलियर पोस्ट ट्रांसप्लांट है, तो वो एक डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं। आज मुझे जितना नॉलेज है यूपीएससी एग्जाम्स के जो क्राइटेरिया हैं उसमें यूपीएससी एग्जाम तो दे सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी का, उसमें उन्हें अपना डिटेल भरना पड़ेगा। आफ्टर एग्जाम जब उनका क्लियरेंस हो जाए उसके बाद एज पर जो पॉसिबल उनके पास जो जॉब्स हैं, जैसे कि अब वो पुलिस मतलब बेसिकली आईआरएस वगैरह है, तो आईपीएस है, आई थिंक उन सब में कुछ ऐसे सेलेक्टेड जो स्ट्रीम होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, शायद उसके लिए वो एलिजिबल हों। बट जो है भी वो हैं खासतौर पे जो अ, मेरे ख्याल से जो पुलिस विभाग से रिलेटेड हैं या फिर जिसमें दौड़ भाग वाला होगा, आई डोंट थिंक कि उसमें वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, उनकी जो काउंसलिंग होगी उसमें हाँ हाँ। आपको बट वो देखना उन्हें पड़ेगा। जब फॉर्म भरेंगे उसी समय उन्हें डिसेबिलिटीज के लिए उसमें पूछा जाएगा और उसके अनुसार ही उन्हें ब्रांच मिलेगा। हम्म। बट एग्जाम दे सकते हैं, डेफिनेटली दे जी, सकते जी। My creatinine is 3.3. What should I do? I have some problem of pain in hand and feet. हैं। क्रेटिन 3.3 है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल लीजिए एक बार, लेकिन पेन के लिए आप मेडिसिन इसमें हम बता सकते हैं क्या मैम ऑनलाइन ऐसे? हाँ, तो आप सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। और आई थिंक अगर हैंड में पेन्स है तो उसका कॉज देखना जरूरी है, खासतौर पे अगर क्रिएटिनिन आपको 3.3 है तो मुझे ऐसा लगता है आप यूरिक एसिड का टेस्ट एक बार जरूर करा लें। कई बार यूरिक एसिड इस कंडीशन में बढ़ा होता है, उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो आई थिंक आप यूरिक एसिड अगर नॉर्मल कर लेंगे तो आगे आपको पेन भी नहीं होगा, और जो क्रिएटिनिन का जो प्रोग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। मतलब जो खराब होने की दर है यूरिक एसिड अगर नॉर्मल करने के बाद वो भी कम हो जाता है। हम्म। ओके। एक क्वेश्चन आया है, एरिथ्रोपोइटिन इज अवेलेबल इन द सेफ्टी डिवाइस, शुड वी ऑप्ट फॉर इट? हाँ, आजकल नई डिवाइसेस आ गई हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके, आपने जो बताया स्ट्रेस के बारे में और डिप्रेशन के बारे में कम बताया, स्ट्रेस ज्यादा बताया, पर परिवार वालों को कुछ लक्षण देखने चाहिए, सावधान रहना चाहिए अगर, टू टू ऑब्जर्व के पेशेंट को डिप्रेशन ना हो या एंजाइटी ज्यादा ना हो? हम्म। एनीथिंग दैट यू कैन सजेस्ट फॉर मैंने दैट? बताया था कि जो स्ट्रेस है या इवन डिप्रेशन भी है, उसको हम लोग बेसिकली तीन सिम्टम्स जो हैं बेसिकली तीन तरह से हो सकते हैं। मैंने बताया कि इमोशनली हम्म। पेशेंट जो है वो बहुत लो मूड, पहले जितना एक्टिव रहा करता था, लेकिन जब से उसको ये डायग्नोसिस हुआ है वो बहुत अपने परिवार वालों से बहुत कम बात कर रहा है, या अकेला रहता है, या उदास रहता है। बाकी जो सारी चीज़ें कई बार जब हम इंटरेस्ट लेते थे, जैसे हमें टीवी देखने में इंटरेस्ट होता था, खाने में हम्म। इंटरेस्ट होता था, कुछ क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होता था, खेलकूद में, वो सारी चीज़ें अगर कम होने लगे, साथ ही आप अपने परिवार वालों से कम बात करें, अकेला रहे, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बिताए, ये सारी हम्म। चीज़ें अगर हों तो उन्हें एक मतलब एक ये हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं जो है डिप्रेशन में तो नहीं है। और हम्म। अगर डिप्रेशन में है तो खासतौर पे कम एज के जैसे लोग रहते हैं उनमें डिप्रेशन इन सब चीज़ों की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर किसी बेसिकली थेरेपिस्ट
से एक बार डिस्कस करें इस बारे में, और एक बार डिस्कस करके चीज़ें अगर क्लियर कर लें उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर है तो उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट करेक्ट। और उसके घर वाले बहुत रिलीफ मिलते हैं। आई जी। डोंट थिंक कि उस चीज़ को अवॉइड करें, मतलब जब भी आपको लगे, इवन सब कुछ नॉर्मल लगे तो भी बीच में एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। इवन हमारे पास, हम जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चनर है, उसमें हमने उनके लिए बहुत सारे उनके लाइफ के अलग-अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके अनुसार हम उनका मतलब मेंटल लेवल देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हैं, डिप्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। और इसका हम लोग हर 3 मंथली, मतलब 3 मंथली, कई लोगों को अगर कुछ हमें उसमें ज़्यादा लगता है तो मंथली उसको फॉलो करते हैं। और इस चीज़ के लिए हम उनके घर वालों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जी। ये जो चीज़ है वो अकेला वो नहीं निकल सकता। अगर स्ट्रेस हम्म। में या डिप्रेशन में अकेला नहीं निकल सकता, उसके पूरे परिवार वालों को और इवन हमें भी डायलिसिस यूनिट में भी जो टेक्नीशियन है उनको भी सहयोग देना पड़ता है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसका ट्रीट करना ज़रूरी है। जी। जी। If urine is not passing, what needs to be done for dialysis patient? हाँ, डायलिसिस जब पेशेंट होता रहता है तो कुछ समय के बाद यूरिन आना बंद ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली या काफ़ी टाइम तक उसका रीनल रेजिडुअल रीनल फंक्शन अच्छा होने की वजह से यूरिन होता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे-धीरे यूरिन आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका किडनी काम करना पूरी तरह से बंद हो जाती है। जो नेफ्रॉन्स हो जाते हैं, सारे हम्म। फाइब्रोज हो जाते हैं और यूरिन आना बंद हो जाता है। तो अगर यूरिन आना बंद हो जाता है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे यूरिन बन रहा है लेकिन पेशाब के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट किडनी से हम डाययूरेटिक्स के एक मैक्सिमम डोज देने के बाद अगर यूरिन नहीं बनता है तो हम डाययूरेटिक्स का डोज भी बंद कर देते हैं, और यूरिन के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायलिसिस से जितना अगर जो उनका वेट गेन होता है जो, तो उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट या अदर मतलब बोल सकते हैं यूरिन बना के हम निकाल देते हैं डायलिसिस से, ताकि उनका वजन ना बढ़े। राइट। ओके। एक क्वेश्चन आया है, नॉट सो क्लियर बिकॉज आपने इस पे काफी बात कर चुके हैं आप, बट अगर आपके कोई और सजेशंस हो तो बताइए। एनी सजेशंस फॉर पीपल, यू कांट अवॉइड स्ट्रेस ड्यूरिंग दीज करंट सिचुएशंस, एंड इससे तो आपका हेल्थ डिटेरियोरेट होगा ही, तो हम क्या, आपका कोई सजेशन कि वो कैसे अपने हेल्थ को बनाए रखें? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेस से बचे रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फ्री ना बैठें, कुछ ना हम्म। कुछ अपने आप को एंगेज रखें। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो बुक पढ़ें, चाहे खेलें, चाहे इवन टीवी भी देखें। मतलब न्यूज़ चैनल ना देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। न्यूज़ चैनल अवॉइड करके आप चाहे कार्टून नेटवर्क लगाएँ, चाहे मूवी लगा लें, लेकिन न्यूज़ चैनल ना देखें। आई थिंक वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लाता है हमारे लाइफ में। और और व्हाट्सएप कम देखिए। व्हाट्सएप कम देखें और अपने आप को बिज़ी रखें। स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा वो है, थिंक। ओके। साइकोलॉजी बिल्कुल बदल गई ट्रांसप्लांट के बाद। छोटी छोटी बात पर टेंशन होने लगती है, जैसे कोई टच हो जाए तो नहाना और कपड़े बदलना और सभी से दूर बनाना आदि। तो कैसे अपने आप को ज्यादा, आई गेस, इतना स्ट्रेस भी ना लें या इतना एंग्शियस नहीं हो? आपका कोई उस पे सलाह? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद हमें सिर्फ शुरू के 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय जो हमें जो इम्यूनोसप्रेसेंट मिलता है वो काफ़ी डोज़ में मिलता है। लेकिन जनरली 1 साल के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन ना हो तो 1 साल के बाद हम जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन है उसका डोज़ बहुत कम कर देते हैं। हम्म। उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई टच हो जाए तो कपड़े बदल के। मतलब अभी की कंडीशन अलग है कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ पहले अगर कोरोना ना नहीं था उस समय हम इतना ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन शुरू 1 साल के बाद, हाँ, 1 साल के बाद फ्री हैं, काफ़ी हद तक फ्री हैं। राइट। One of my family member creatinine is 0.6 but having urine infection, UTI occasionally, almost every 6-7 months. Is it symptom of kidney disease? आई थिंक इनको रिकरेंट यूटीआई के प्रॉब्लम्स है। रिकरेंट यूटीआई के लिए अगर वो उन्होंने बताया नहीं है मेल है या फीमेल है, हाँ, करेक्ट। शायद के लिए करेक्ट। खैर कोई बात नहीं। हम लोग जब किसी को रिकरेंट यूटीआई होता है तो हम उसका कॉज ढूंढना जरूरी है। कई बार कुछ पेशाब के रास्तों में कुछ पत्थर फंस जाते हैं या कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होता है
जिसकी वजह से बार बार यूटीआई होता है, हम उसका एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, फिर से यूटीआई हो जाता है। आई थिंक आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलें और रिकरेंट यूटीआई के लिए जो वर्कअप होता है, हम जो सारा वर्कअप करते हैं वो करवाएं, और आई थिंक उसके बाद जो है ये आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। राइट। और आई थिंक अगर आप किसी औरत के लिए पूछ रहे हैं तो हमारा हमने लास्ट जो एपिसोड किया था यूट्यूब पे वीडियो है, हमने विमेन्स हेल्थ और सीकेडी की बात करी थी, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे कैसे अपना वजाइना साफ रखना चाहिए वगैरह, तो उस पे भी आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी के पेट में 15 महीने दिन में पेट में पानी भर जाता है, और इसकी इसकी वजह क्या है? देखिए, पेट में पानी भरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके मुख्य 3 कारण हम मानते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। दूसरा है लीवर रिलेटेड डिसीजेज जो होती हैं, लीवर फेलियर और किडनी डिसीज। ये 3 मुख्य कारण मानते हैं। इसके अलावा कुछ पेरिटोनाइटिस, मतलब पेट के अंदर जैसे टीबी या कोई कैंसर या इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो पेट में ऐसा सूजन हो सकता है। सिर्फ पेट में सूजन बता के हम डायग्नोसिस बनाना मुश्किल है। आई थिंक इनको प्रॉपर वर्कअप की जरूरत पड़ेगी। जी। और हमने एक पोल लॉन्च किया है, तो आप जो जूम पर हैं, आप पोल का पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए हैं। मैं जरा एक बार फेसबुक पे भी चेक कर लेती हूँ। आई थिंक हम वी डिड चेक ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है। सो थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतने सारे सवालों के जवाब दिए, और आपने बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया कि स्ट्रेस की उसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे असर करते हैं किडनी पर, एटसेट्रा। तो आई थिंक ये काफी यूजफुल सेशन रहा है सबके लिए। एंड आई थिंक again, thank you so much for taking the time. And on behalf of Kidney Warriors Foundation, also would like to thank Biocon for sponsoring this. And, all the attendees for joining and listening to this and engaging. And stay safe. And somebody says thanks the doctor from my side also. So I think we're thanking the doctor on behalf of everyone here. So yes, stay safe, and don't be stressed. I think be active, do things you enjoy, switch off news channels and WhatsApps as much as possible. Sleep well and eat well. All right. So yeah, let's stay safe and but not be scared. Thank you, doctor. थैंक यू, बाय बाय। Okay, thank you.